जय हिंद बच्चों। तो हम लोग दो चीज देख चुके हैं, ठीक है। जलोढ़ मृदा देख चुके हैं, काली मिट्टी देख चुके हैं, ठीक है। अब बांगर और खादर भी देख चुके हैं। आज हम लोग देखेंगे कि लाल और पीली मृदा, लाल और पीली मिट्टी क्या है, क्यों उसका लाल रंग है, पीला रंग क्यों है, ठीक है। इसका विशेषताएं क्या है, किन किन राज्यों में पाया जाता है, कौन कौन से फसल उगाए जाते हैं, ठीक है। तो ये सब चीज़ों को देखेंगे, इसका निर्माण के कारण क्या है, इसी को हम लोग देखते हैं। तो वीडियो को शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि लाल और पीली मृदा पूछेगा तो इसे लाल और पीली मृदा क्यों कहा जाता है, इसको देखेंगे। तो इस मृदा में लोहांश, लोहा का जो अंश है फेरस का, इसमें अधिक होने का, लोहा के अंश क्या है, लोहांश की मात्रा अधिक होने का, अधिक होने के कारण इसका रंग लाल होता है। और पता चल गया कि इस मिट्टी का रंग लाल क्यों होता है, तो लोहा के अंश की मात्रा अधिक होने के कारण लाल होता है। जब इस मिट्टी को जल के साथ, क्या है, जब जल के साथ, जब लाल मिट्टी को जल के साथ मिलाया जाता है, लाल मिट्टी को, इस मिट्टी को, लाल मिट्टी को जब जल के साथ मिलाया जाता है, लाल मृदा को, तो यह मृदा पीले रंग की हो जाती है। इसलिए इसका एक साथ ही नाम है लाल और पीली मृदा, ठीक है। पीली मृदा या पीली मिट्टी। तो हम लोग देख चुके हैं इसका नामकरण क्यों है, लोहांश, और जल के साथ जब लाल मिट्टी को मिलाते हैं, जलयोजन करते हैं, तो इसका रंग क्या, पीले रंग हो जाती है। अब इसका निर्माण कैसे होता है ये देख लेते हैं, इस पे ध्यान दीजिएगा। इस मिट्टी का जो निर्माण होता है तो कैसे होता है, लाल मिट्टी का निर्माण कैसे हुआ है, ऐसे पूछेगा। तो इसमें क्या होता है कि देखिए इस चीज, यहाँ ग्रेनाइट चट्टान है, नीस चट्टान है, और रवेदार आग्नेय चट्टान है, रवेदार आग्नेय चट्टान है। इस चट्टान के कारण इस मिट्टी में क्या हुआ है कि विघटन हो रहा है, विघटन व रूपांतरित। पूछेगा कि लाल मृदा का निर्माण कैसे हुआ, तो एक सिंपल भाषा में कह सकते हैं, ग्रेनाइट, नीस और आग्नेय चट्टानों के विघटन और रूपांतरित होने से, माने आग्नेय चट्टानों को टूटने से, स्थान परिवर्तन करने से, उसके रूप को परिवर्तन होने से इस मिट्टी का निर्माण होता है, ठीक है। ग्रेनाइट, नीस और रवेदार आग्नेय चट्टान के विघटन रूपांतरित होने से इस मिट्टी का निर्माण हुआ है। तो लाल मिट्टी का निर्माण ऐसे हुआ। अब देख रहा है कि किस क्षेत्र में हुआ है, कैसे हुआ है। इस मृदा का विकास प्रायद्वीपीय पठार के पूर्वी, अब प्रायद्वीपीय पठार के देखेंगे तो पूर्वी क्षेत्र की, आपको हम बता दें पहले थोड़ा मानचित्र में, ये प्रायद्वीपीय पठार कह रहा है कि पूर्वी और दक्षिणी रवेदार चट्टान द्वारा होता है। प्रायद्वीपीय भारत मैप हम नीचे का बनाएंगे, अगर हम मैप हम नीचे के बनाते हैं, देखिए अगर प्रायद्वीपीय भारत का मैप यहाँ बना दिए तो इसके बाद आते हैं सब प्रायद्वीपीय भारत नीचे होता है। तो इधर वाला पूर्वी वाला पार्ट कह रहा है, इसका जो पूर्वी वाला पार्ट है, इधर वाला नीचे वाला पार्ट है, पूर्वी वाला जो सब पार्ट है, ये पूर्वी पार्ट कह रहा है प्रायद्वीपीय पठार के पूर्वी और दक्षिणी, नीचे वाला जो हिस्सा है, इसका नीचे वाला हिस्सा, इस हिस्सा में इस प्रकार के जो मृदा का निर्माण हुआ है। यहाँ कितना वर्षा पूछेगा था, 100 सेंटीमीटर से कम बारिश वाले क्षेत्र में इस प्रकार के मिट्टी का विकास हुआ है। लाल और पीली मिट्टी का विकास पूछेगा कितने सेंटीमीटर वर्षा होता है, तो 100 सेंटीमीटर से कम वाले क्षेत्र में इस प्रकार के मिट्टी का विकास हुआ है। तो इसको ध्यान दीजिएगा, फिर बताएंगे कौन कौन राज्य है, तो इसी उतने दूर में आएगा। विकास और विस्तार क्षेत्र, इसको देखते हैं। अब देखते हैं कि विस्तार और प्रसार क्षेत्र, जो आपको हम बताए थे, विस्तार इसका प्रसार क्षेत्र है। तो एग्जाम्पल में हम देखेंगे तो इसी को देख लेते हैं, ठीक है। इसका अगर विस्तार और प्रसार क्षेत्र हम देखते हैं तो इसको देख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए तो इसका जो विस्तार है, इसका जो विस्तार वाला एरिया है,
और देखिए विस्तार और प्रसार क्षेत्र। तो इसको विस्तार हम देखेंगे, देखिए प्रायद्वीपीय भारत के पूर्वी हिस्से में कह रहा है, तो इसमें जब प्रायद्वीपीय भारत के यहाँ से आएंगे, इधर आएंगे तो कुछ महाराष्ट्र वाला एरिया पड़ेगा, तो इसमें देख लेंगे महाराष्ट्र। महाराष्ट्र कुछ प्रायद्वीपीय भारत का रहा है। इसमें फिर आएंगे तो हम कर्नाटक वाला एरिया देख लेंगे, कर्नाटक वाला एरिया देख लेंगे। तमिलनाडु का एरिया देखिए, तमिलनाडु वाला एरिया देख लेंगे, ठीक है। इसमें आएंगे तो आंध्र प्रदेश वाला कुछ एरिया पड़ेगा, आंध्र प्रदेश वाला, उड़ीसा वाला कुछ पार्ट इसमें मिल जाएगा। अब पठार का देखेंगे, इसमें पठार के बात कर रहा है तो नागपुर वाला जो पठार है, झारखंड वाला नागपुर का पठार, ये सब एरिया में हमको लाल और पीली मिट्टी पाएगा। ये पूर्वी हिस्सा में, और दक्षिणी हिस्सा आपका हो गया कर्नाटक वाला एरिया हो गया, आंध्र प्रदेश वाला एरिया हो गया, ठीक है। तमिलनाडु वाला एरिया नीचे वाला। तो इस सब राज्यों को हम लिखेंगे चाहे प्रसार के रूप में, तो आराम से महाराष्ट्र लिख देंगे, कर्नाटक लिख देंगे, इसका पूर्वी वाला पार्ट, तमिलनाडु के पूर्वी और दक्षिणी वाला पार्ट लिख देंगे, आंध्र प्रदेश लिख देंगे, उड़ीसा आ जाएगा, झारखंड का नागपुर पठार आ जाएगा। तो इस सब क्षेत्र में जो पठारी क्षेत्र है, वहाँ पर लाल और पीली मिट्टी की मृदा पाई जाती है। अब ये मिट्टी कैसे उपजाऊ होती है, क्या होती है, अब इसको हम लोग देखते हैं। ओके, यह मिट्टी कम उपजाऊ होती है। कम उपजाऊ कैसे होती है, देखिए इसमें क्या है कि यह जलोढ़ मृदा है और काली मृदा, दोनों से अगर हम कंपेयर करेंगे, तुलना करेंगे, कंपेयर करते हैं, तुलना करते हैं, दोनों की अपेक्षा इसकी मिट्टी क्या है, कम उपजाऊ होती है। इसको फिर जब कम उपजाऊ हो रही है तो इसको कैसे उपजाऊ बनाया जाए, इसका क्या उपजाऊ कैसे बना सकते हैं हम मिट्टी, उसे कोई उपाय होना चाहिए ना। तो इसी के उपाय के देखिए बात करते हैं। इसमें देख लेते हैं इसको उपजाऊ कैसे बनाए, तो सिंचाई के व्यवस्था हम कर सकते हैं। पानी हम क्या करते हैं, सिंचाई की व्यवस्था, पानी क्या है, तालाब हो गया, चापाकल हो गया, बोइन हो गया, नदी को जोड़ के यहाँ पे हमारे किसी तरह से पानी पहुँचना चाहिए यहाँ पे। फिर रासायनिक खाद का प्रयोग करेंगे, इसको रासायनिक खाद का प्रयोग करेंगे तो कम करेंगे, लेकिन इसी में हम क्या करेंगे, जैविक खाद को ज़्यादा बढ़ावा देंगे। जैविक खाद, और हम जैविक खाद को बढ़ावा दे रहे हैं तो क्या है, मिट्टी उपजाऊ हो जाएगी आराम से, कोई दिक्कत। रासायनिक खाद कम प्रयोग करना है, और हमको क्या है, पर्यावरण को ही संतुलन में बनाकर रखना है। जैविक खाद का हम प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह फिर इनमें करके उर्वरकों में इसको उत्पादन बढ़ा सकते हैं। इसमें क्या करेंगे, उर्वरक जो है, इसको अन्य उर्वरक, चाहे उर्वरक में बहुत सारी चीज आता है, उसको हम उपयोग करके इसके उत्पादन को बढ़ा सकते हैं, कृषि खेती को बढ़ा सकते हैं, ठीक है, पैदावार को बढ़ा सकते हैं। इस तरह से इस मिट्टी को हम उपजाऊ बना सकते हैं। जो फैक्ट है इसको आप नोट कर दीजिएगा, फेर करते जाइए, ठीक है। अब इसमें देखते हैं कौन कौन से जो मेन फसल है उसको देखते हैं। देखिए जो पूछता है बार बार कि लाल और पीली मिट्टी में कौन सा फसल उगता है, कौन सा फसल उगाया जाता है, ध्यान दीजिए। इसमें फसल में देखेंगे, देखिए इसको लिखेगा फसल, चाहे किस फसल की खेती की जाती है, किस फसल की खेती लाल और पीली मृदा में की जाती है, ठीक है। तो इसमें देखेंगे तो सबसे पहले क्या है, चावल की भी खेती कर सकते हैं, पैदावार बढ़ाए, कोई दिक्कत नहीं होगा। ज्वार बाजरा की भी खेती कर सकते हैं, यहाँ पे मूंगफली के भी खेती कर सकते हैं, तंबाकू की भी खेती हम यहाँ पे कर सकते हैं। कैसे, जब इसको हम सिंचाई की व्यवस्था और रासायनिक खाद का प्रयोग हो जाएगा, उर्वरकों का प्रयोग करेंगे, अब तो हम उत्पादन इसको बढ़ा सकते हैं। इन फसलों को हम खेती कर सकते हैं। तो इस प्रकार हम लोग क्या किए कि जितने था हम लोग क्या, लाल और पीली मिट्टी, इसको देख लीजिए। आगे वाला जो मिट्टी आएगा हमको, अब क्या था, 3 मिट्टी हम लोग देख लिए हैं। अब इसमें जो इम्पोर्टेंट मिट्टी है जो इसमें, तो हम क्या करेंगे, वहां पे देखेंगे, आपको हम देखेंगे, यहाँ पे देखेंगे। अब हमारा बच गया लैटेराइट मिट्टी।
3 मिट्टी हम लोग देख लीजिए, 6 मिट्टी हमको पढ़ना था, 3 नहीं, एक बच गया लैटेराइट। लैटेराइट मिट्टी सब बहुत इंपोर्टेंट, यहाँ से बहुत क्वेश्चन पूछता है। यहीं से पूछेंगे कि चाय का उत्पादन क्या होता है, कॉफी का उत्पादन क्या होता है, ठीक है, काजू का उत्पादन किन राज्यों में होता है, जो क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है आपको, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे, फिर आपको मरुस्थलीय मिट्टी देखेंगे, ये तो कई बार पूछा है, मरुस्थलीय मिट्टी देखेंगे, फिर आपको पर्वतीय मिट्टी देखेंगे। तो इस प्रकार का 3 मिट्टी और बच गया, और सबके आप नोट्स बनाते जाइएगा। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कर लीजिए, ठीक है। चलिए, थैंक यू, धन्यवाद।